नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं A4 स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नदियां का टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं और जो भी थ्योरी बनती है उन सभी को कवर करने वाले इस सिंगल वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भौतिक प्रदेश और राजस्थान का सामान्य परिचय हमने 2 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत हम नदियों को पूरे बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं नदियों का टॉपिक। इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अन्य नाम उसका पढ़ेंगे, जो भी नदी है उसका अन्य नाम क्या क्या है, उनका उद्गम स्थल क्या है, राज्य में वो प्रवेश कहाँ कहाँ पर करती है और बहाव क्षेत्र क्या है उसका। उसके अलावा उसका समाप्ति स्थल, सहायक नदियाँ और कोई विशेषता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं राजस्थान में नदियों का अफवाह तंत्र। राजस्थान में नदियों का अफवाह तंत्र 3 प्रकार से अफवाह तंत्र को बांटा गया है। आंतरिक अफवाह तंत्र है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र एक विशेष प्रकार का अफवाह तंत्र है। आंतरिक अफवाह तंत्र एक विशेष प्रकार का अफवाह तंत्र है, केवल राजस्थान में पाया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र पूछे तो आंतरिक अफवाह तंत्र ही आ जाता है। लगभग 60% आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही नदियाँ आती हैं। एक विशेष प्रकार का अफवाह तंत्र है, केवल राजस्थान में पाया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ। राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़, साबी नदी, मेंथा नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, द्रव्यवती नदी। दोस्तों, इन सभी नदियों के बारे में हम आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, रूपारेल, रूपनगढ़, साबी, मेंथा, खारी, खंडेला और द्रव्यवती। सबसे पहले पढ़ते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी का अन्य नाम क्या है? घग्गर नदी के अन्य नाम की बात करते हैं तो इसको प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, दृश्यवती नदी कहते हैं, हकरा नदी, मृत नदी, नट नदी और सोतर नदी के नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम इसके हैं प्राचीन सरस्वती नदी, द्वैश्वती नदी, हकरा नदी, मृत नदी, नट नदी और सोतर नदी। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो शिवालिक पहाड़ियाँ कालका से इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है इसका। राज्य में यह प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से करती हैं। राज्य में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से करती हैं। बहाव क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर है। बहाव क्षेत्र इसका हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर आ जाता है। उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। राज्य में है प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है और बहाव क्षेत्र इसका हनुमानगढ़ जिला और श्रीगंगानगर जिला आ जाता है। इसका समाप्ति स्थल पूछा जाए तो वह है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक की जाती है। समाप्ति स्थल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। नोट: वर्तमान में घग्गर भटनेर हनुमानगढ़ में लुप्त होती है। वर्तमान में घग्गर नदी जो है भटनेर हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसको राजस्थान का शोक कहते हैं और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। राजस्थान का शोक कहते हैं किस नदी को? घग्गर नदी को। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी पूछे तो घग्गर नदी आ जाती है। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कोई पूछे तो वह है घग्गर नदी। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। घग्गर नदी के किनारे कुछ सभ्यताओं का विकास भी हुआ है, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, अनूपगढ़ सभ्यता और सूरतगढ़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता यह हनुमानगढ़ में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे पर इनका विकास हुआ है। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जिला जो है ये श्रीगंगानगर में आते हैं, घग्गर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जो हैं शहर हैं ये श्रीगंगानगर में स्थित हैं और घग्गर नदी के किनारे पर आते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील की बात करें तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में बनती है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं कांतली नदी। कांतली नदी का अन्य नाम क्या है? शेखावाट की मुख्य नदी भी कहते हैं इसका। कांतली नदी को शेखावाट की मुख्य नदी कहा जाता है। उद्गम स्थल इसका खंडेला सीकर से होता है। खंडेला सीकर से होता है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, चूरू में होता है। इसका बहाव क्षेत्र सीकर, चूरू और झुंझुनू में बहती है। सीकर, झुंझुनू और चूरू में बहती है। समाप्ति स्थल की बात करें तो चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है।
ये चूरों की सीमा पर जो है समाप्त हो जाती हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछे तो वह है कांतली नदी। झुंझुनू का विभाजन जो है करती है, झुंझुनू का 2 भागों में बांटती है कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे पर किस सभ्यता का विकास हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे पर हुआ है। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में, और सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में। नेक्स्ट बात करते हैं काकने नदी। काकने नदी, इसका अन्य नाम मसूरदी नदी या काकनी नदी भी कहते हैं। अन्य नाम मसूरदी नदी या काकनी नदी भी कहते हैं। उद्गम स्थल कोटड़ी पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है। इसका उद्गम कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से होता है। बहाव क्षेत्र जैसलमेर है। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो वो जैसलमेर आ जाता है। समाप्ति स्थल आ जाता है बुझ झील जैसलमेर। इसका समाप्ति स्थल पूछा जाए तो बुझ झील जैसलमेर है। विशेषता की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। अगर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी पूछी जाए तो वो कौन सी आ जाती है? काकने नदी आ जाती है। बुझ झील का निर्माण करती है। दोस्तों, अगर सब आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो घग्गर नदी है, और पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो कांतली नदी आ जाती है, और सबसे छोटी नदी पूछी जाए तो वो काकने नदी है। रूपारेल नदी की बात करते हैं। रूपारेल नदी का अन्य नाम लसवारी, वरहा और रूपनारायण नदी भी कहते हैं। लसवारी, वरहा नदी, रूपनारायण नदी। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से इसका उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो अलवर व भरतपुर है। इसका बहाव क्षेत्र अलवर व भरतपुर आ जाता है। समाप्ति स्थल बयाना भरतपुर। समाप्ति स्थल की बात करें तो बयाना भरतपुर में समाप्त होती है। इसकी विशेषता की बात करें तो भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील भरतपुर को कहते हैं। मोती झील जो है इसका निर्माण रूपारेल नदी ही करती है, और भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील भरतपुर को कहते हैं। रूपारेल नदी मोती झील का निर्माण करती है। रूपारेल नदी मोती झील का निर्माण करती है। सीकरी बांध भरतपुर में बना हुआ है। सीकरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर में। और रूपारेल नदी के किनारे नौह सभ्यता भरतपुर का विकास हुआ है। नौह सभ्यता का विकास हुआ है, और यह नौह सभ्यता जो है लोह युगीन सभ्यता है। दोस्तों, ये पूछा जाता है कि नौह सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो यह लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साबी नदी। साबी नदी का उद्गम जो है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। बहाव क्षेत्र जयपुर व अलवर है। इसका बहाव क्षेत्र यह जयपुर और अलवर में बहती है। समाप्ति स्थल पूछा जाए तो पटौदी गांव हरियाणा। इसका समाप्ति स्थल पटौदी गांव हरियाणा आ जाता है। अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो है साबी नदी। अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी साबी नदी है। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो ये जयपुर में है, और इसका विकास साबी नदी के किनारे पर हुआ है। जोधपुरा सभ्यता का विकास साबी नदी पर जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी जो है रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं। उसका उद्गम स्थल किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल जो है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर है। इसका बहाव क्षेत्र अजमेर व जयपुर आ जाता है। इसका बहाव क्षेत्र अजमेर व जयपुर आ जाता है। समाप्ति स्थल पूछे तो सांभर झील दक्षिण दिशा में। समाप्ति स्थल जो है सांभर झील है, और इसकी दक्षिण दिशा में से इसका समाप्ति स्थल माना गया है। बात करते हैं मेंथा नदी की या मेढा नदी की। मेंथा या मेढा नदी का बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल मनोहरपुरा जयपुर से होता है। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से होता है। बहाव क्षेत्र जयपुर व नागौर है। इसका बहाव क्षेत्र जयपुर व नागौर है। समाप्ति स्थल सांभर झील उसमें होता है। इसका मेंथा नदी सांभर झील में जाकर गिरती है उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से इसका जाकर गिरती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में अरब सागर अफवाह तंत्र की नदियाँ। राजस्थान में अरब सागरी अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? माही नदी है, लूनी नदी है, साबरमती, पश्चिमी बनास और सुकेल नदी। माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास और सुकेल नदी कौन कौन सी है? माही नदी है, लूनी नदी है, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी और सुकेल नदी आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माही नदी। माही नदी का अन्य नाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ व कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। अन्य नाम इसके हैं आदिवासियों की गंगा, वागड़ व कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा।
नेक्स्ट बात करते हैं उद्गम स्थल की। विंध्याचल की पहाड़ियाँ अजम अपमेरु पर्वत धार जिला मध्य प्रदेश से होता है। इसका विंध्याचल की पहाड़ियाँ अपमेरु पर्वत धार जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। राज्य में यह प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से करती है। राजस्थान में यह प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। दोस्तों यहाँ से राज्य में प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से करती है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहती है। बहाव क्षेत्र इसका बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहती है। समाप्ति स्थल की बात करें तो खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। विशेषता उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। दोस्तों जैसे कि ये राजस्थान का नीचे वाला भाग है, तो यहाँ से ये नदी इस प्रकार से प्रवेश करती है और इस प्रकार से ये उल्टे आकार में आती है। और यहाँ से ये कर्क रेखा जो है इस प्रकार से जाती है। कर्क रेखा को यह दो बार काटती है, एक बार यहाँ से काटती है और दूसरी बार यहाँ से वापस होते हुए काटती है कर्क रेखा को। ये उल्टे यू आकार की में प्रवाहित होती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है और दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही समाप्त होती है। दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में ही समाप्त होती हैं। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट आ जाता है माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे जो है गलियाकोट डूंगरपुर स्थित है और बेनेश्वर धाम आ जाता है डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर है और बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन और एराव नदी जो है माही की सहायक नदी है। सोम है, जाखम है, अनास है, चाप नदी, मोरेन और एराव नदी जो है ये माही नदी की सहायक नदियाँ आ जाती हैं। सोम नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है। सोम नदी का उद्गम स्थल जो है बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। इसका बहाव क्षेत्र उदयपुर व डूंगरपुर में है। इसका बहाव क्षेत्र उदयपुर व डूंगरपुर में है। इसका विलय की बात करें तो माही में बेणेश्वर डूंगरपुर धाम में जाकर मिलती है। विलय इसका माही नदी में होता है। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है। सहायक नदियों की बात करें तो गोमती, झामरी व टिड्डी, गोमती, झामरी व टिड्डी आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता की, तो सोम कागदर परियोजना उदयपुर में बनी हुई है। सोम कागदर परियोजना जो है सोम नदी पर बनी हुई है और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। जाखम नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट, जाखम नदी जो है इसका उद्गम स्थल भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से होता है। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से होता है। बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ व उदयपुर व डूंगरपुर में है। बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़, उदयपुर व डूंगरपुर में है। विलय की बात करें तो माही नदी में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जाकर मिलती है। विलय इसका माही नदी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जाकर मिलती है। सहायक नदियों की बात करें तो करमई व सरमई हैं। करमई व सरमई इसकी सहायक नदियाँ आ जाती हैं। विशेषता की बात करते हैं तो जाखम बांध। जाखम बांध नदी जो है जाखम नदी पर निर्मित है। बांध जाखम नदी पर निर्मित है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। जाखम बांध जो है नदी जाखम नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। राज्य का सबसे ऊंचा बांध आ जाता है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम जो है त्रिवेणी संगम कहलाता है। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम नदियाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। लूणी नदी की बात करते हैं। लूणी नदी, लूणी नदी जो है लूणी नदी का अन्य नाम है लवणवती नदी। लूणी नदी का अन्य नाम है लवणवती नदी। सागरमती नदी प्रारंभिक नाम था। अंत्य सलीला नदी कालिदास ने कहा था। आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। लवणवती कहते हैं। सागरमती नदी या प्रारंभिक नाम था अंत्य सलीला नदी, कालिदास ने कहा था। आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। इसका उद्गम स्थल जो है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। नागौर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर 6 जिलों में यह प्रवाहित होती हैं। समाप्ति स्थल की बात करें तो कच्छ का रण। समाप्ति स्थल आता है कच्छ का रण। विशेषता है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। पश्चिमी राजस्थान जो है उसकी सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी से बाढ़ आने की संभावना होती है बालोतरा बाड़मेर से। लूणी नदी से बाढ़ आने की संभावना बालोतरा बाड़मेर से।
लूणी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा व इसके बाद खारा हो जाता है। लूणी नदी का पानी बालोतरा तक तो मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है। जालौर जिले में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र रेल या नाडा कहलाता है। जालौर जिले में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र जो है रेल या नाडा कहलाता है। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है। लूणी नदी के किनारे पर ही तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है, जहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तिलवाड़ा सभ्यता पर बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। पिचियाक बांध बिलाड़ा जोधपुर में है। पिचियाक बांध जो है लूणी नदी पर ही बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। लूणी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो क्रम से लीलड़ी नदी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जोजड़ी, जवाई, गोहिया और सागी। लीलड़ी होगी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जोजड़ी, जवाई, गोहिया और सागी नदी है। बात करते हैं बांडी नदी की। बांडी नदी जो है, बांडी नदी का उद्गम स्थल पाली की पहाड़ियाँ। पाली की पहाड़ियाँ, पाली से होता है। बहाव क्षेत्र इसका पाली में ही है। बांध, इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है, हेमावास बांध, पाली में बना हुआ है। हेमावास बांध बांडी नदी पर पाली में है और इसके किनारे पर पाली शहर है। पाली शहर बांडी नदी किनारे पर स्थित है। सूकड़ी नदी की बात करते हैं। सूकड़ी नदी, इसका उद्गम स्थल देसूरी पाली से होता है। देसूरी पाली से बहाव क्षेत्र इसका पाली, जालौर और बाड़मेर में है। पाली, जालौर और बाड़मेर में है। बांध की बात करें तो बाकली बांध, बाकली बांध जो है जालौर में बना हुआ है। और विलय की बात करें तो यह लूणी नदी में समदड़ी बाड़मेर में हो जाती है। इसका विलय लूणी नदी समदड़ी बाड़मेर में जाकर विलय हो जाता है। जवाई नदी की बात करते हैं तो जवाई नदी का उद्गम जो है गोरिया गांव पाली से होता है। गोरिया गांव पाली से होता है। बहाव क्षेत्र पाली, जालौर, बाड़मेर, पाली, जालौर, बाड़मेर है। बांध बना हुआ है जवाई बांध 1946 में। यहाँ पर 1946 में जवाई नदी पर बांध बनाया गया। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में। कहाँ पर स्थित है? तो यह पाली में आ जाता है। यह बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछे तो जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अतिरिक्त जल आपूर्ति सही परियोजना उदयपुर से की जाती है। जवाई बांध का निर्माण 1946 में हुआ था जवाई नदी पर। कहाँ पर है? पाली में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अतिरिक्त जल आपूर्ति सही परियोजना उदयपुर से होती है। सहायक नदी की बात करते हैं तो मंथाई नदी से होता है। सहायक नदी मंथाई नदी इसकी जवाई नदी की। और इसके किनारे पर रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है और यह मंथाई नदी के किनारे पर स्थित है। मंथाई नदी किसकी नदी? सहायक नदी जवाई की। और जवाई सहायक नदी है किसकी? लूणी नदी की। विशेषता है लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछी जाए तो वो जवाई नदी है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? लूणी की सबसे लंबी नदी कौन है? जवाई नदी है। ऐसे याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा साथ कौन देता है? जवाई देता है। तो जवाई जो है सबसे लंबी सहायक नदी हो गई। जोजड़ी नदी जो है, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल पांडुल या पुंदुल गांव नागौर से होता है। पांडुल गांव नागौर से होता है। बहाव क्षेत्र नागौर जोधपुर है। इसका बहाव क्षेत्र नागौर और जोधपुर में बहती है। विशेषता है लूणी में दाईं ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी। लूणी में दाईं ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी पूछे तो जोजड़ी नदी आ जाती है। साबरमती नदी, साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल फुलवारी की नाल उदयपुर से होता है। फुलवारी की नाल उदयपुर से होता है। बहाव क्षेत्र उदयपुर व गुजरात। इसका बहाव क्षेत्र उदयपुर व गुजरात आ जाता है। समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी है। इसका समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी आ जाता है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो मानसी, वाक्कल, हथमती और सई नदी है। मानसी है, वाक्कल नदी है, हथमती और सई नदी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ विशेषता हैं। गुजरात की मुख्य नदी आ जाती है। साबरमती नदी के किनारे पर गांधीनगर और अहमदाबाद है। साबरमती नदी के किनारे पर गांधीनगर और अहमदाबाद शहर हैं। देवास जल सुरंग मानसी व वाकल पर स्थित है। देवास जल सुरंग जो है मानसी और वाकल नदी पर बनाई गई राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। देवास जल सुरंग राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग आ जाती है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास की बात करें उद्गम स्थल इसका नया सरवाड़ सिरोही से होता है। नया सरवाड़ सिरोही से होता है। बहाव क्षेत्र सिरोही गुजरात से। बहाव क्षेत्र सिरोही गुजरात में। समाप्ति स्थल कच्छ का रण
पश्चिमी बनास नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बहाव क्षेत्र सिरोही में गुजरात, सिरोही से गुजरात, और उद्गम स्थल इसका नया सरवाड़ सिरोही से होता है। बांध, इस पर एक बांध बना है, बनास बांध सिरोही में। बनास बांध जो है सिरोही पर बना हुआ है और पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है, पश्चिमी बनास नदी पर। इसके किनारे पर डीसा नगर गुजरात में स्थित है। इसके नदी किनारे पर डीसा नगर गुजरात स्थित है। आबू सिरोही स्थित है। डीसा नगर गुजरात और आबू सिरोही स्थित है। सहायक नदी की बात करें तो सुकली नदी, इसकी सहायक नदी है सुकली नदी। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियाँ। बंगाल के खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदी। दोस्तों, दो अफवाह तंत्र को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी है, बनास नदी, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी। चंबल, बनास, गंभीर और बाणगंगा, इन मुख्य नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का अन्य नाम है चरमणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी या बारहमासी नदी। चरमणवती नदी राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी, बारहमासी नदी। इसका उद्गम स्थल जाना पाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से होता है। जाना पाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। राज्य में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। राज्य में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। बहाव क्षेत्र की बात करें, चित्तौड़गढ़, बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है। बहाव क्षेत्र की बात करें चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है। समाप्ति स्थल यमुना नदी में मुरादगंज, इटावा यूपी से मिलती है। समाप्ति स्थल यमुना नदी में मुरादगंज, इटावा यूपी में मिलती है। विशेषता की बात करते हैं तो राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वह है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है और अंत में ही यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। राज्य में सर्वाधिक जल सतही व सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी पूछे तो चंबल नदी। राज्य में सर्वाधिक जल सतही और सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी पूछे तो चंबल नदी। वाटर सफारी वाली नदी पूछे तो वो भी चंबल नदी। वाटर सफारी वाली नदी चंबल नदी है। चंबल नदी पर राज्य का ऊंचा जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है और 18 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी के किनारे पर कोटा शहर और केशवराय पाटन बूंदी में स्थित है। कोटा शहर और केशवराय पाटन बूंदी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास है, काली सिंध है, पार्वती, बामनी नदी, सीप नदी, मेज नदी, चाकण नदी और छिप्रा नदी। चाकण नदी है और छिप्रा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी का अन्य नाम वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी कहते हैं। वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी कहते हैं। उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद हैं। बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। समाप्ति स्थल की बात करें तो रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। विशेषता की बात करें तो पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः अगर राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है अपनी बनास नदी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास नदी। नंदसमंद बांध राजसमंद में स्थित है। बनास नदी पर, ये सभी बनास नदी पर बने हुए हैं। नंदसमंद बांध राजसमंद में, बिसलपुर बांध टोंक में और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। नंदसमंद बांध है राजसमंद में, बिसलपुर बांध टोंक में, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। नंदसमंद बांध है बिसल राजसमंद में, बिसलपुर बांध टोंक में और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं बनास की सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियाँ हैं बेड़च नदी, खारी नदी, कोठारी नदी, डाई, मैनाली नदी, मैनाल नदी, मोरेल नदी, चंद्रभागा नदी, ढील नदी। बेड़च है, खारी है, कोठारी, डाई, मैनाल, मोरेल, चंद्रभागा, ढील नदी। बात करते हैं बेड़च नदी की। बेड़च नदी का अन्य नाम जो है आयड़ नदी है। बेड़च नदी का अन्य नाम आयड़ नदी। उद्गम स्थल गोगुंदा उदयपुर से होता है। गोगुंदा उदयपुर से होता है। बहाव क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल बिगोद भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल पूछा जाए तो बिगोद भीलवाड़ा आ जाता है। विशेषता इसकी बात करते हैं तो बेड़च नदी उदय सागर झील उदयपुर में
गिरने के बाद बनती है। पहले आयड़ नदी के रूप में बहती है। बेडज नदी उदय सागर झील उदयपुर में गिरने के बाद बनती इसका नाम आता है और पहले इसको आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकास हुआ है। आयड़ नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है उदयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं कोठारी नदी की। कोठारी नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोठारी नदी की। कोठारी नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है दिवेर राजसमंद से। उद्गम स्थल दिवेर राजसमंद। बहाव क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा। बहाव क्षेत्र है राजसमंद और भीलवाड़ा। बांध की बात करें तो मेजा बांध भीलवाड़ा। मेजा बांध भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल पूछे तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा आ जाता है। कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा का विकास हुआ है। कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा का विकास हुआ है। मैनाल नदी की बात करते हो। मैनाल नदी का उद्गम स्थल जो है बेंगू चित्तौड़गढ़ से है। उद्गम स्थल बेंगू चित्तौड़गढ़ से। बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। बहाव क्षेत्र इसका चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है। समाप्ति स्थल बिगोद भीलवाड़ा आ जाता है। मैनाल नदी का उद्गम स्थल बेंगू चित्तौड़गढ़। बेंगू चित्तौड़गढ़। बहाव क्षेत्र भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल बिगोद भीलवाड़ा। समाप्ति स्थल बिगोद भीलवाड़ा। खारी नदी। खारी नदी का उद्गम स्थल बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। उद्गम स्थल बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक। राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक। समाप्ति स्थल राजमहल देवली टोंक। समाप्ति स्थल राजमहल देवली टोंक। किनारे आसींद और आसींद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे हैं। आसींद भीलवाड़ा खारी नदी किनारे हैं। बांध नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। नारायण सागर बांध जो है खारी नदी पर स्थित है अजमेर में। ध्यान रखना इसको। नारायण सागर बांध कहाँ पर है? खारी नदी पर अजमेर में। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। रामेश्वर सवाई माधोपुर में। रामेश्वर सवाई माधोपुर में। देवली टोंक और बिगोद भीलवाड़ा में। ठीक है। चंबल बनास और सीप। चंबल बनास सीप रामेश्वर धाम का निर्माण रामेश्वर संगम का निर्माण करती है सवाई माधोपुर में। बनास डाई खारी। बनास डाई और खारी देवली टोंक में मिलती हैं। बनास बेडच और मैनाल। बनास बेडच और मैनाल बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती हैं। बात करते हैं काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम स्थल देवास मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश से। राज्य में प्रवेश झालावाड़ से करती है। बहाव क्षेत्र झालावाड़ कोटा बारा। बहाव क्षेत्र झालावाड़ कोटा बारा। विलय जो है चंबल नदी में नरोरा नानेरा गांव कोटा से प्रवेश करती है। चंबल नदी में नानेरा गांव कोटा में विलय होता है। सहायक नदियां परवन आहू उजाड़। परवन आहू उजाड़ सहायक नदियां हैं। विशेषता है आहू व काली सिंध। आहू व काली सिंध गागरुन किला झालावाड़ आता है। आहू व काली सिंध पर गागरुन किला झालावाड़ स्थित है। परवन नदी पर शेरगढ़ कोषवर्धनगढ़ बारा स्थित है। शेरगढ़ कोषवर्धनगढ़ बारा में स्थित है। पार्वती नदी की बात करते हैं। पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से है। राज्य में प्रवेश बारा से करती है। राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है? बारा से। बहाव क्षेत्र बारा कोटा सवाई माधोपुर। बारा कोटा सवाई माधोपुर है। विलय चंबल नदी में पालिया गांव सवाई माधोपुर। विलय इसका चंबल नदी पालिया गांव सवाई माधोपुर। विशेषता है राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा नदी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाने वाली नदी पूछे तो पार्वती नदी आ जाती है। बामनी नदी। बामनी नदी की बात करते हैं। बामनी नदी की बात करते हैं। अन्य नाम इसका ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी है। अन्य उद्गम स्थल हीरापुरा चित्तौड़गढ़ से होता है। बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़। बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़। विलय चंबल नदी में चित्तौड़गढ़ में विलय होते हैं। और इसकी विशेषता चंबल व बामनी भैंसौरगढ़ किला स्थित है। चंबल व बामनी नदी पर भैंसौरगढ़ किला स्थित है। बात करते हैं गंभीर नदी की। गंभीर नदी की बात करते हैं। गंभीर नदी की बात करते हैं। उद्गम स्थल इसका चांदन गांव श्री महावीर जी करौली है। गंभीर नदी का उद्गम स्थल चांदन गांव श्री महावीर जी करौली। बहाव क्षेत्र करौली सवाई माधोपुर भरतपुर। करौली सवाई माधोपुर भरतपुर। समाप्ति स्थल यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में समाप्ति स्थल है। सहायक नदियों की बात करते हैं। भद्रावती भैंसावट ऊटा माजम बरखेड़ा। भद्रावती भैंसावट ऊटा माजम बरखेड़ा। बांध पांचना बांध करौली में स्थित है। पांचना बांध करौली में स्थित है। राज्य का एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध। राज्य का एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से बांध पांचना बांध करौली में स्थित है।
नेक्स्ट है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का अन्य नाम है अर्जुन की गंगा, ताली नदी, रुंडित नदी। अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर। उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर। बहाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर। समाप्ति स्थल यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में। किनारे बैराठ सभ्यता जयपुर में है। बैराठ सभ्यता जयपुर में है। कुछ मास्टर कैप्सूल यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वे जिले जहाँ कोई भी नदी नहीं है, चूरू व बीकानेर है। वे जिले जहाँ कोई भी नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। तीनों प्रकार का प्रवाहतंत्र पाया जाता अजमेर में। तीनों प्रकार का प्रवाहतंत्र अजमेर जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। सर्वाधिक नदियों की उद्गम वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक नदियों वाला उद्गम वाला जिला उदयपुर जिला। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। दोस्तों यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके अधिक शेयर करना। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं राजस्थान की परियोजनाओं के साथ। और अभी तक आपने बाकी वीडियोज़ का नहीं देखा, भौतिक प्रदेश और सामान्य परिचय, तो उन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिएगा।